कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के हाईलैंड से, जहां एक बच्चा जमी अपने दोस्तों के साथ कमरे में टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक बाहर जोरदार सायरन बजने लगता है। माहौल डरावना हो जाता है। जमी की मां अंदर आती है और बच्चों से कहती है, कोई भी यहां से हिलेगा नहीं। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही बाहर से अजीबोगरीब चीखें और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बच्चे सहमा कर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। डर के मारे जमी दरवाजे के पास जाता है और अपने पापा को आवाज लगाने लगता है। लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा टूट जाता है और अंदर घुस आते हैं इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी। वो बच्चों पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके उन्हें नोचने लगते हैं। लेकिन किस्मत से जमी बच निकलता है। बाहर आकर वो अपनी माँ को देखता है, लेकिन उसी पल एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। जमी फूट फूट कर रोने लगता है। देखते ही देखते उसके सारे रिश्तेदार भी एक एक करके ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। किसी तरह वो वहां से भाग निकलता है। बाहर का नजारा और भी खतरनाक था। पूरी तरह इन्फेक्टेड लोगों से भरी दुनिया। तभी जमी को याद आता है कि उसके पापा चर्च में हैं। वो तुरंत वहां भागता है, लेकिन चर्च पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पापा, जो एक फादर थे, ये मान चुके थे कि ये इन्फेक्टेड लोग कोई बुराई नहीं, बल्कि गॉड का न्याय है। वो जमी को अपना लॉकेट देते हैं और कहते हैं, गॉड पर भरोसा बनाए रखना। इसी बीच ज़ॉम्बी चर्च में घुस आते हैं। जमी डरकर छिप जाता है, लेकिन उसके पापा वहीं खड़े रहते हैं और सब इन्फेक्टेड मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते उसके पापा भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये पूरी तबाही एक खतरनाक रेज वायरस की वजह से हुई थी। यूरोप ने किसी तरह इसे अपने इलाके में फैलने से रोक लिया और यूके को पूरी तरह से दुनिया से काट दिया। अब पूरा यूके बर्बाद हो चुका था और जो लोग बचे थे उन्हें अपनी जान खुद से ही बचानी पड़ रही थी। इसके बाद कहानी सीधा 28 साल बाद पर आती है। अब कुछ बचे हुए लोग लैंडफॉर्म आइलैंड में रह रहे थे, जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ इलाका था। और आज का दिन उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि स्पाइक नाम का बच्चा पहली बार उन खूंखार दरिंदों का सामना करने जाने वाला था। उसका पापा जमी रोज की तरह नाश्ता बना रहा था, लेकिन तभी ऊपर से उसकी बीमार माँ ईसा की चीखें सुनाई देती हैं। जमी और स्पाइक भागकर ऊपर जाते हैं। ईसा को जब पता चलता है कि आज उसका बेटा पहली बार ट्रेनिंग पर जा रहा है, तो वो गुस्से में अपने पति को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। लेकिन कुछ ही पल में शांत हो जाती है, क्योंकि ईसा को भूलने की बीमारी थी। वो अक्सर बातें भूल जाती थी, कभी आसपास हो रही चीजें तो कभी अपने ही परिवार को। थोड़ी देर बाद स्पाइक की मुलाकात अपने दोस्त सैम से होती है, जो उसे एक नया बो धनुष गिफ्ट करता है। फिर जब जमी और स्पाइक ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं, तो पूरा गांव तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाता है। हर कोई स्पाइक को आशीर्वाद दे रहा था, क्योंकि ये उसकी जिंदगी की पहली असली ट्रेनिंग थी। शहर के गेट पर उन्हें जेनी मिलती है, जो यहाँ की लीडर थी। उसने उन्हें रोककर साफ साफ चेतावनी दी, यहाँ से जो भी बाहर जाता है, अगर वह खुद से लौट आए तो ठीक, लेकिन अगर नहीं लौटा तो हम उसे ढूंढने नहीं जाएंगे। जेनी की बात सुनकर जमी और स्पाइक आगे बढ़ते हैं। पतले रास्ते को पार करते हुए दोनों आखिरकार मेनलैंड पर पहुंच जाते हैं। रास्ते भर जमी अपने बेटे को हर जरूरी बात समझाता हुआ चलता है। फिर ये दोनों एक पुल पार करके घने जंगल में आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक रेंगने वाला ज़ॉम्बी दिखता है। जमी समझाता है, ये रेंगने वाले दिखने में कमजोर लगते हैं, लेकिन खतरनाक उतने ही होते हैं। इसके बाद स्पाइक ने धनुष उठाया और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। लेकिन तभी पीछे से दूसरा ज़ॉम्बी आ गया, जिसे जमी ने तुरंत तीर मारकर गिरा दिया। इस शोर से और भी ज़ॉम्बी वहां आने लगे। जमी ने उन्हें भी खत्म कर दिया। आखिरी ज़ॉम्बी जब बचा तो स्पाइक ने कहा, उसे छोड़ दो। ये सुनकर जमी को अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। आगे बढ़ते हुए दोनों एक खूबसूरत मैदान में आते हैं, जहां ढेरों जानवर चल रहे थे। लेकिन आगे जाकर उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखता है। एक घर में एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका हुआ था और उसकी बॉडी पर कुछ शब्द लिखे थे। जमी अंदाजा लगाता है कि शायद किसी इंसान ने इसे कैद किया होगा और फिर ये इन्फेक्टेड बन गया। वो अपने बेटे से कहता है, अब वक्त है, तुम्हें खुद इसे खत्म करना होगा। लेकिन इन्फेक्टेड झटपटाता रहता है और डर के मारे स्पाइक तीर नहीं चला पाता। तभी वो इन्फेक्टेड खुद को छुड़ाकर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक स्पाइक हिम्मत जुटाकर उसे मार गिराता है। यह देखकर जमी बेहद खुश हो जाता है। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। रास्ते में उन्हें एक जानवर की आधी खाई हुई लाश मिलती है और ऊपर पेड़ पर उसी जानवर का सिर अटका हुआ था। यह देखकर जमी सन्न रह जाता है, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ अल्फा ज़ॉम्बी ही कर सकते थे। वो फौरन अपने बेटे से कहता है, बिना आवाज किए मेरे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी एक खुले मैदान में पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने पूरी की पूरी अल्फा ज़ॉम्बी आर्मी खड़ी थी और उनके लीडर भी सामने दिखाई दे रहे थे। जमी और स्पाइक तुरंत जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं।
भागते हुए भी जमी अपने बेटे को ट्रेनिंग देता रहता है, कैसे निशाना लगाना है, कैसे वार करना है। आखिरकार वे दोनों एक पुराने घर तक पहुंच जाते हैं। पीछा कर रहे अल्फा जॉम्बी पर वो तीर चलाते जाते हैं और किसी तरह घर के अटारी एटिक में छिप जाते हैं। अब वो इन्फेक्टेड उन्हें देख तो नहीं सकते थे, लेकिन बाहर खड़े होकर उनका इंतजार जरूर कर रहे थे। कई घंटों तक जमी अपने बेटे को समझाता है, बेटा, ये अल्फा जॉम्बी बाकी सबसे अलग होते हैं। ये बेहद बड़े होते हैं, ताकतवर और चालाक भी, इंसानों की तरह सोचते हैं। इन्हें मारने के लिए एक दो तीर नहीं, कई तीरों की जरूरत पड़ती है। और अब हमारे पास तीर भी खत्म होने वाले हैं, इसलिए हमें यहीं छिपकर इंतजार करना होगा। रात का अंधेरा घिरता है। तभी खिड़की से वो देखते हैं कि दूर कोई आदमी टॉर्च लेकर रास्ते पर गश्त कर रहा है। जमी बताता है, ये हमारे ही लोग हैं, रात में पेट्रोलिंग करते हैं। दूसरी ओर स्पाइक को दूर जलती हुई आग नजर आती है। जब वो अपने पापा से पूछता है तो जमी बात को टाल देता है। रात में सोते वक्त स्पाइक को एक अजीब सपना आता है। वो देखता है कि उसकी माँ पानी में डूब रही है और चारों तरफ से जॉम्बी उस पर टूट पड़े हैं। तभी अचानक जमी अपने बेटे को झकझोर कर उठाता है। पूरा घर जोर जोर से हिल रहा था, क्योंकि बाहर जानवरों का पूरा झुंड दौड़ रहा था। वक्त रहते दोनों वहां से भाग जाते हैं और अगले ही पल घर की छत भर कर गिर जाती है। जमी को समझ आ चुका था कि इस शोर से जॉम्बी यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए वो स्पाइक को लेकर तुरंत अपने आइलैंड वाले रास्ते की तरफ भागता है। रात में ये रास्ता पानी से भर जाता था, लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं था, तो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें लगा कि अब तो वो बच जाएंगे, लेकिन तभी पहाड़ की चोटी पर एक अल्फा इन्फेक्टेड उनकी नजर में आता है और देखते ही देखते वो अजीब सा नंगा जॉम्बी बिना रुके उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जमी और स्पाइक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा इतनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक ऊपर से चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। अब दोनों को समझ आ गया था कि हालात बहुत खराब होने वाले हैं। वो घबराकर पीछे मुड़कर देखते हैं। वो अल्फा पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भाग रहा था। बिना वक्त गंवाए जमी और स्पाइक जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते अचानक स्पाइक एक गड्ढे में गिर जाता है। जमी तुरंत उसे उठाता है और दोनों फिर से पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं। जमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल्दी से दरवाजा खोलो। उसकी आवाज सुनकर गार्ड्स टॉर्च ऑन कर देते हैं और पूरी आइलैंड कम्युनिटी भी उस अल्फा जॉम्बी को देख लेती है। सब मिलकर उस पर तीर चलाते हैं। तीर लगते ही वो थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा जाता है, लेकिन अपनी जबरदस्त ताकत से फिर से खड़ा होकर उनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी गार्ड्स एक बड़ा आग में जलता हुआ तीर उसकी तरफ चलाते हैं। तीर सीधा उसके सीने में धंस जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। किसी तरह जमी और स्पाइक दौड़ते दौड़ते गेट तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ जेनी सावधानी बरतती है। वो तुरंत गेट नहीं खोलती, बल्कि उनकी आंखें चेक करती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तभी गेट खोल देती है। उस रात आइलैंड में जश्न का माहौल होता है। हर कोई स्पाइक की बहादुरी की तारीफ कर रहा था कि कैसे उसने जॉम्बी का सामना किया। लेकिन भीड़ और शोर से परेशान स्पाइक चुपचाप वहां से निकल जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि उसे जो बियर पिलाई गई थी वो उसके पेट में नहीं बैठी और उसने उल्टी कर दी। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर एक ऐसे नजारे पर पड़ती है जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसने देखा कि उसका फादर जमी किसी और औरत के साथ वही सब कर रहा था जो उसे अपनी बीमार माँ के साथ करना चाहिए था। ये देखकर स्पाइक अंदर से टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर लौट आता है। यहाँ वो देखता है कि उसका दोस्त सैम उसकी माँ ईसा की देखभाल कर रहा है। स्पाइक अपने दोस्त सैम को सारी कहानी बताता है और पूछता है कि जंगल में जो आग उसने देखी थी वो आखिर थी किसकी। सैम सच बता देता है, वो शायद डॉक्टर किल्सन होंगे। अगली सुबह स्पाइक की माँ ईसा उठती है और सिर दर्द की दवाई मांगती है, लेकिन स्पाइक को पता ही नहीं होता कि दवाई कहाँ रखी है। तभी वहां जमी आता है, लेकिन स्पाइक अब अपने पिता को देखना तक नहीं चाहता था। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर स्पाइक अपने पापा से पूछता है, इतने सालों से आपने मेरी माँ को डॉक्टर किल्सन को क्यों नहीं दिखाया? जमी गुस्से में जवाब देता है, क्योंकि किल्सन पागल है। और फिर अपने बेटे को 15 साल पुरानी एक घटना सुनाता है। वो बताता है कि कैसे वो एक खोजी दल के साथ बाहर गया था, जहां हजारों लाशें कतार में सजी हुई थीं। बीच में एक बड़ी आग जल रही थी। तभी अचानक डॉक्टर किल्सन आया और उन लाशों को आग में फेंकने लगा। इतना ही नहीं, उसने दूर से उनकी तरफ अजीब इशारे भी किए। वो नजारा इतना डरावना था कि जमी और बाकी लोग वहां से जान बचाकर भाग गए थे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी स्पाइक चुप नहीं रहता। वो कहता है, चाहे डॉक्टर किल्सन कितना भी पागल क्यों ना हो, लेकिन डैड, मेरी माँ को उसकी जरूरत है और मैं जानता हूं कि आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपका ध्यान तो उस दूसरी औरत में है। ये सुनते ही जमी गुस्से से फट पड़ता है और स्पाइक के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है।
थप्पड़ मारने के बाद जेमी को पछतावा होता है, लेकिन तब तक स्पाइक बिना कुछ कहे ऊपर चला जाता है और अपनी मां के पास चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब जेमी ऊपर आता है तो स्पाइक चाकू निकालकर कहता है, यहां से चले जाओ। हालांकि जेमी बड़ी आसानी से उसके हाथ से चाकू छीन लेता है, मगर मामला और न बिगड़े इसलिए वो चाकू वापस लौटा देता है और वहां से चला जाता है। अब स्पाइक ठान लेता है कि अपनी मां को यहां से लेकर जाएगा, इसीलिए वह अनाज के गोदाम में आग लगा देता है और गार्ड्स को धोखे से बुला लेता है। वहां आग लगी है, तुम्हारी जरूरत है। गार्ड्स भागे भागे चले जाते हैं और स्पाइक इसी मौके पर अपनी मां ईसा को लेकर वहां से निकल पड़ता है। वो उसे डॉक्टर किल्सन तक ले जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही ईसा को एहसास होता है कि वे लोग मेनलैंड तक आ गए हैं, वो घबरा जाती है और बार बार जेमी यानी अपने पति को पुकारने लगती है, मगर स्पाइक उसे समझाकर चुप करा देता है। रात में दोनों एक सुनसान टूटी फूटी जगह पर रुक जाते हैं। स्पाइक अपनी मां से कहता है, आप आराम करो मां, मैं पहरा देता हूं। लेकिन पहरा देते देते उसकी आंख लग जाती है। इसी बीच एक रेंगता हुआ इन्फेक्टेड जॉम्बी वहां पहुंचता है और स्पाइक के जूते चबाने लगता है। जैसे ही वो समझता है कि ये इंसान है और काटने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक कोई पीछे से उसे खींच लेता है। सुबह जब स्पाइक की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि ये बस कोई डरावना सपना था, लेकिन तभी वो पास ही पड़े जॉम्बी की लाश देखता है। वो अपनी मां से पूछता है, ये क्या हुआ? ईसा साफ कहती है कि उसे भी कुछ नहीं पता, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में उसी ने उस जॉम्बी की खोपड़ी पकड़कर खंभे पर दे मारी थी और वहीं उसका काम तमाम कर दिया। उधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहां कुछ सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। वे जितना हो सकता है उतने इन्फेक्टेड को गोली मारते जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं और हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। अब सीन बदलकर उन सोल्जर्स पर आता है जिन पर अल्फा जॉम्बीज ने हमला कर दिया था। जैसे जैसे काटे गए सैनिक खुद भी इन्फेक्टेड बनने लगे, बाकी बचे सोल्जर्स को अपने ही साथियों को मारना पड़ा। आखिरकार किसी तरह से सिर्फ 3 सिपाही जिंदा बचे और एक टनल में घुसकर गेट बंद कर लिया, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़े, सामने से एक विशाल अल्फा जॉम्बी उन पर टूट पड़ा। इन अल्फा जॉम्बीज की सबसे खतरनाक खासियत थी, ये इंसानों का सिर और रीढ़ की हड्डी तक नोच डालते थे। उसने एक सिपाही की रीढ़ उखाड़ दी और उसी हड्डी से दूसरे को भी मौत के घाट उतार दिया। ये देख तीसरा सैनिक बुरी तरह डर गया और जैसे तैसे भागकर टनल से बाहर निकल गया। उधर दूसरी तरफ स्पाइक और ईसा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ईसा को अब भ्रम होने लगा। वो स्पाइक को अपने पति जेमी समझ बैठी। तभी उसकी नाक से खून बहने लगा। खून की गंध सूंघकर एक इन्फेक्टेड वहां पहुंच गया, मगर स्पाइक ने फौरन तीर चलाकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन अब खतरा और बढ़ गया। दर्जनों इन्फेक्टेड उनका पीछा करने लगे। स्पाइक रास्ते में लगातार तीर चलाता रहा और दोनों किसी तरह एक पुराने गैस स्टेशन तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर मिथेन गैस की तेज बदबू फैली हुई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और तभी कई अल्फा भी अंदर घुस आए। देखते ही देखते ईसा और स्पाइक को चारों तरफ से जॉम्बीज ने घेर लिया, लेकिन तभी ऊपर से एक हैच खुला और वहीं बचा हुआ सैनिक एरिक नजर आया। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी छिप जाओ, और फिर उसने ऊपर से आग फेंक दी। जबरदस्त धमाका हुआ, पूरा गैस स्टेशन जल उठा और अंदर मौजूद सारे जॉम्बीज खाक हो गए। ईसा और स्पाइक भी सही जगह छिपकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। जैसे ही माहौल शांत हुआ, दोनों बाहर निकले, मगर बाहर आते ही ईसा को तेज सिर दर्द होने लगा और उसने उल्टी कर दी। उसी वक्त एरिक उनके पास आ पहुंचा और स्पाइक से आगे का रास्ता पूछने लगा। अब स्पाइक एरिक पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने डॉक्टर केसन का सच उससे छुपा लिया, मगर बेचारा एरिक फिर भी मदद के लिए तैयार था। उसने ईसा को अपनी पीठ पर उठाया और तीनों सफर पर आगे बढ़े। कुछ दूरी चलने के बाद इन्हें एक जगह आराम करने का मौका मिला। एरिक ने अपने फोन से नेटवर्क पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। स्पाइक ने पहली बार फोन देखा था। हैरान होकर उसने पूछा, ये क्या चीज है? एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जिंदगी आसान बना देता है, लेकिन यहाँ ये बस एक डिब्बा है। उसने स्पाइक को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और गुस्से में एरिक ने उसे फेंक दिया। इसके बाद ये तीनों फिर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ईसा को अचानक कोई अजीब आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी और कुछ दूर जाकर एक पुरानी ट्रेन देखी। आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। ईसा ने जिज्ञासा से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक अल्फा जॉम्बी औरत बच्ची को जन्म दे रही थी। शुरुआत में वो जॉम्बी गुस्से से तड़प रही थी, लेकिन ईसा ने हाथ बढ़ाकर उसे जताया कि वो मदद करना चाहती है। चमत्कारिक रूप से जॉम्बी शांत हो गई और ईसा ने उसकी डिलीवरी कराई। तभी वहां एरिक और स्पाइक भी पहुंच गए। ईसा ने तुरंत स्पाइक से कहा, जल्दी
नाल काटो। स्पाइक कांपते हुए भी हिम्मत दिखाता है। बच्ची पैदा होती है और ईसा उसे पानी से साफ करती है। लेकिन जैसे ही उस जॉम्बी औरत को होश आता है, वो गरजते हुए हमला करने वाली थी। तभी एरिक ने झटके से गोली चलाई और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद एरिक बोला, इस बच्चे को भी मारो, ये इन्फेक्टेड हो सकता है। मगर ईसा और स्पाइक चीख पड़े, नहीं, ये देखो, बिल्कुल ठीक है, ये मासूम है। और ठीक उसी पल ऊपर से एक भयावह हाथ नीचे आया और एरिक को पकड़कर ऊपर खींच लिया। उसकी चीखें गूंज रही थीं और चंद सेकंड बाद छत से नीचे कूदकर उतरा एक दहला देने वाला जॉम्बी। वो किसी आम जॉम्बी जैसा नहीं था। उसके हाथ में था एरिक का कटा हुआ सिर। दोस्तों, अब असली डर शुरू होता है, क्योंकि सामने आता है सभी अल्फा जॉम्बी का राजा, इनका असली लीडर। जैसे ही उसने उस मरी हुई जॉम्बी औरत को देखा, वो गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और वो गरजते हुए स्पाइक और ईसा के पीछे दौड़ पड़ा। स्पाइक लगातार उस पर तीर चला रहा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। हाँ, उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो गई, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। जैसे ही ये लोग ट्रेन से बाहर निकले, वो अल्फा भी छलांग लगाकर पीछे आ गया। अब लग रहा था कि बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी अचानक से वहां प्रकट होता है डॉक्टर केल्सन। उसने किसी खास केमिकल से उस अल्फा को बेहोश कर दिया। अब डॉक्टर केल्सन ने खुद को इनके सामने उजागर किया। उसने कहा, मैं पिछले 3 साल से इसी इलाके में छुप कर रह रहा हूँ। मैं रोज अपने शरीर पर आयोडीन लगाता हूँ और इसी वजह से वायरस मुझ पर असर नहीं करता। ये सुनकर स्पाइक और ईसा हैरान रह जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। केल्सन ने हंसते हुए एरिक का कटा हुआ सिर उठाकर अपने पास रख लिया। स्पाइक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरी माँ को बचाओ। तब डॉक्टर केल्सन उन्हें लेकर एक अजीब जगह पहुंचा, जिसे वह कहता था बोन टेम्पल, हड्डियों का मंदिर। यहाँ पर उसने ढेर सारी इंसानी और जॉम्बी हड्डियों से एक डरावना मंदिर बना रखा था। उस जगह को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। केल्सन ने एरिक का सिर उठाकर उसे एक भट्टी में डाल दिया। जब उसका सारा मांस जलकर साफ हो गया, तो उसकी चमचमाती खोपड़ी स्पाइक को दी और कहा, इसे इस स्कल टावर पर सही जगह लगाओ। फिर बात आई उस नई पैदा हुई बच्ची की। केल्सन बताता है, ये बच्ची प्लेसेंटा की वजह से वायरस से बच गई है, यानी ये एक चमत्कार है। लेकिन अब असली झटका स्पाइक को तब लगा जब डॉक्टर ने उसकी माँ ईसा की जांच की और बताया कि उसे कैंसर का आखिरी स्टेज है। ये सुनकर स्पाइक की आंखों में आंसू भर गए। वो घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन ईसा खुद बेटे को समझाती है, बेटा, मुझे पहले से पता था कि मेरे साथ कुछ गलत है, लेकिन अब मैं और दर्द नहीं सह सकती। इसके बाद उसने केल्सन को इशारा किया। केल्सन ने कहा, जिंदगी का सच यही है, इंसान को एक दिन मरना ही होता है, लेकिन सही वक्त, सही जगह और प्यार के साथ। ईसा ने वो बच्ची स्पाइक को पकड़ा दी और खुद केल्सन के साथ जंगल में चली गई। वहां डॉक्टर ने उसे हमेशा के लिए उसके दर्द से आजाद कर दिया। स्पाइक दूर बैठा रो रहा था और अपनी माँ के साथ बिताए पुराने खूबसूरत लम्हों को याद कर रहा था। थोड़ी देर बाद केल्सन वापस लौटा, इस बार ईसा की खोपड़ी लेकर। उसने कहा, ये लो, इन्हें सही जगह दो। स्पाइक ने कांपते हाथों से अपनी माँ की खोपड़ी उस स्कल टावर के सबसे ऊपर रख दी। लेकिन तभी अचानक से वो अल्फा जॉम्बी होश में आ गया। वो गरजते हुए उनकी तरफ बढ़ा। स्पाइक और केल्सन फटाफट पास बने एक बंकर में घुस गए। अल्फा ने बाहर से ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी न पाया। आखिरकार वह शांत होकर वहां से चला गया। स्पाइक और केल्सन ने राहत की सांस ली और सोचा, अब शायद हम सेफ हैं। लेकिन तभी अल्फा ने लकड़ी तोड़कर अपना हाथ बंकर के अंदर डाल दिया और डॉक्टर केल्सन को पकड़ लिया। वो उसका सर तोड़ने ही वाला था कि स्पाइक ने तुरंत केल्सन की नींद वाली सुई उस जॉम्बी के हाथ में घोंप दी। इससे अल्फा फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद स्पाइक उस नवजात बच्चे को लेकर अपने आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। स्पाइक ने बच्ची का नाम ईशा रखा और एक चिट्ठी लिखकर उसे आइलैंड के गेट पर छोड़ दिया, ताकि जेनी उसे पाले। चिट्ठी पढ़कर उसके पिता जेमी समझ गए कि स्पाइक कहीं दूर चला गया है। उसमें लिखा था, जब जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। और हाँ, डॉक्टर केल्सन पागल नहीं है और ये बच्चा पूरी तरह इंसान है। जेमी परेशान होकर अपने बेटे को देखने गेट तक गया, लेकिन तेज पानी के बहाव के कारण ज्यादा आगे नहीं जा सका। 28 दिन बाद हमें स्पाइक मैनलैंड पर दिखाई देता है। वो जानवरों का शिकार करके जिंदा था। तभी एक अल्फा उसके सामने आ गया, लेकिन स्पाइक ने बिना डरे एक ही तीर से उसका काम तमाम कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद और इन्फेक्टेड आ गए तो उसे वहां से भागना पड़ा। आगे का रास्ता एक चट्टान से बंद था, लेकिन यहाँ भी एक अल्फा आ पहुंचा। स्पाइक ने उसे भी खत्म कर दिया। तभी उसे शहर की ओर से सीटी की आवाज सुनाई दी और वहां जेमी नजर आया। हाँ, वही बच्चा जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, अब बड़ा हो चुका था। जेमी ने स्पाइक की ताकत देखकर कहा,
तुम कमाल के हो, मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? और फिर उसने अपनी टीम से स्पाइक को मिलवाया। तभी वहां कुछ और खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बी आ गए, लेकिन इस टीम ने मिलकर पल भर में उन सभी अल्फा को मार गिराया। लड़ते लड़ते सब लोग हंस रहे थे, जैसे यह उनके लिए कोई खेल हो। हर बार हर हमला उनके लिए मजे का हिस्सा था। आखिर में जेमी ने जोर से स्पाइक से कहा, हमें दोस्त बन जाना चाहिए। स्पाइक ने भी उसकी बात मान ली और उनकी गैंग ज्वाइन कर ली। और यहीं पर यह शानदार फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में।